मॉर्निंग क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा मनी एंड बैंक, मनी एंड क्रेडिट। जो हमारा लेसन है उसका टॉपिक है हमारा एक केस स्टडी, दैट इज ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। उसके बारे में हमें बात करनी है। इसके अलावा आज हमें लेसन कंप्लीट करना है, तो आज हम एक बार कंप्लीट लेसन रिवाइज करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में लिखा हुआ है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। स्टार्टेड इन द 1970s as a small project, Grameen Bank in October 2014 has over 8.63 million members in about 81390 villages spread across Bangladesh. Almost all the borrowers are women and belong to poorest section of the society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrower, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है ये एक बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है हमारा, जिसमें क्या है कि जो गरीब सेक्शन है हमारा सोसाइटी का, जिसको उधार की ज़रूरत है रीजनेबल रेट्स पे, उनके बारे में है ये, ठीक है। ये 1970 में एक स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ग्रामीण बैंक में, ठीक है। अक्टूबर 2014 में इसके पास लगभग 8.63 मिलियन मेंबर्स थे और लगभग 81,390 गाँव में ये फैला हुआ था बांग्लादेश के। लगभग जितने भी बोरोअर्स थे वो वुमेन्स थी और बहुत गरीब तबके से बिलोंग करती थी सोसाइटी के। इन बोरोअर्स ने प्रूव किया कि ना केवल वुमेन जो है वो एक रिलायबल बोरोअर है, भरोसेमंद बोरोअर है, बट वो स्टार्ट भी कर सकती हैं और रन भी कर सकती हैं बहुत सारे स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज को बहुत आराम से। यहाँ मिस्टर एक प्रोफेसर हैं मोहम्मद यूनुस, जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं, है ना, जिन्होंने 2006 में नोबेल प्राइज लिया है पीस के लिए। तो शांति का नोबेल मिला है जिन्हें 2006 में, रेसिपेंट रहे थे उसके। तो ये जो है इन्होंने कहा है, इफ credit can be made available to the poorer people on the terms and credit that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder। अगर उधार जो है, क्रेडिट जो है वो गरीब तबके के लिए आसान शर्तों पे, आसान और रीजनेबल रेट्स पे, ठीक है, मिल जाए, तो जो बहुत सारे असंख्य गरीब हैं, ठीक है, वो उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट के चमत्कार कर सकते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर को सम अप करते हैं, तो इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर हु कीप देयर मनी इन द बैंक्स, एंड ऑन द अदर साइड आर द बोरोअर्स हु टेक लोन्स फ्रॉम दीज बैंक्स। Economic activities requires loans or credit. Credit, as we saw, can have a positive impact, or in credit certain situations make the borrower worse off। यानी कि इस चैप्टर में हमने देखा कि बहुत सारी वेरियस फॉर्म्स देखी, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स देखी मनी की, और देखा कि कैसे वो एक दूसरे के साथ बैंकिंग सिस्टम में रिलेट करती है। एक तरफ डिपॉजिटर है जो अपनी मनी बैंक के पास रखता है, दूसरी साइड बोरोअर है जो लोन लेता है इन बैंक से। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लोन या क्रेडिट की ज़रूरत होती है। क्रेडिट के लिए हमने देखा कि बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और कुछ कंडीशंस में बोरोअर्स बहुत खराब कंडीशन में। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज। These can be either formal source or informal source. Terms of credit vary substantially between formal and informal lender. At present, it is the richer households who receive credit from formal sources, whereas the poor have to depend on the informal sources. It is essential that the total formal sector credit increases so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less. Also, the poor should get a much greater share of formal loans from the banks, cooperative societies, etc. Both these steps are important for development। यानी कि जो क्रेडिट है हमारा वो अवेलेबल है बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से, और इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज भी कहा जा सकता है। जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो भी चेंज होती जाती हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर्स के अकॉर्डिंग। अभी जो बात करें तो रिचर हाउस होल्ड जिसको क्रेडिट मिलता है फॉर्मल सोर्सेज से, उनको जो रिचर हाउस होल्ड है, अमीर तबका है, उसको जो है वो फॉर्मल सोर्सेज से लोन मिल जाता है, जबकि पुअर है वो आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है वो बढ़े, ताकि जो डिपेंडेंस है वो एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट पे कम हो जाए।
तो पुअर जो है जिससे ज़्यादा जो है शेयर फॉर्मल लोन्स का बैंक से ले सकें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ले सकें, जिससे कि जो है जो स्टेप्स जो हैं ये कुछ बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए लिए जा सकते हैं। अच्छा, हमने इस लेसन में पढ़ा क्या टोटल? हम अगर स्टार्टिंग से बात करें इस लेसन के बारे में कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, तो हमने इस लेसन में पढ़ा, पहले तो स्टार्ट करते हैं कि पढ़ा कहाँ से था। सबसे पहले हमने जो इस लेसन में स्टार्ट किया था वो किया था हमने मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हमने बताया था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, कैसे जो मुद्रा है वो हमारी क्या है, वो सब वस्तुओं को बदलने का काम करती है ना। एक वस्तु खरीदने के बदले में हम क्या देते हैं, मुद्रा देते हैं, और दूसरी वस्तु बेचते हैं तब भी हमें मुद्रा मिलती है। तो बीच में क्या रहती है, मुद्रा रहती है। खरीदो या बेचो, मुद्रा का ही यूज यानी मनी का यूज करना है हमें, है ना। तो जो पहले था बार्टर सिस्टम था, जहाँ वस्तुओं को बदलते थे, वस्तुओं से वस्तुओं को बदलते थे, एक्सचेंज करते थे, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, है ना। उसमें हम क्या देखते थे कि ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ ले लेते थे और कम ज़रूरत वाली दे देते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है हमारा, है ना, जिसमें कि एक चीज़, फिर बहुत सारी चीज़ें थी हमारी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला और हमने क्या करा, बहुत सारे तरीकों से हमने मनी को चेंज किया। अब आज जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पेपर नोट और कॉइन्स आते हैं। पहले क्या था, तो जब हमने मुद्रा को पहले शुरू किया था तब उसमें मेटालिक कॉइन्स आते थे, जिसमें कि बहुत कॉस्टली कॉइन्स जो एक्सपेंसिव प्रीशियस मेटल होती है, गोल्ड सिल्वर कॉपर के थे, ठीक है। या फिर हम ग्रेन और कैटल को मनी की तरह यूज करते थे ना, तो उससे क्या होता था, उससे चोरी होती थी उनकी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती थी, घटनाएं होती थी, जिस कारण वो सही नहीं थी। लेकिन जो आज का मॉडर्न फॉर्म मनी है उसमें पेपर नोट और कॉइन है, वो पहले की तरह ऐसी मनी नहीं है जो प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर कॉपर की बनी होगी, कोई उसमें से चुरा ले, या ग्रेन और कैटल की तरह नहीं है जैसे कि वो खराब हो जाए, एवरीडे यूज की भी नहीं है ना। अभी इसका खुद का कोई उपयोग नहीं है, जो अभी हम मनी यूज कर रहे हैं इसका कोई खुद ही उपयोग नहीं है। फिर ये क्यों एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज की जा रही है, इसलिए यूज की जा रही है क्योंकि इस करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ने जो है वो क्या करा है, देश की जो सरकार है उसने एक्सेप्ट किया, ऑथराइज किया है, ठीक। आरबीआई हमारे यहाँ करेंसी नोट इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और इंडियन लॉ के आधार पर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल अलाउ नहीं है करेंसी इशू करने के लिए, ठीक है। फिर डिपॉजिट विद बैंक पढ़ा हमने, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि लोग क्या करते हैं कि अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक क्या करता है, उस डिपॉजिट का कुछ पार्ट अपने पास रखता है और बाकी जो है वो बोरोइंग्स में लोगों को मतलब लैंड कर देता है ना, और लोन दे देता है। उससे वो हायर रेट पर इंटरेस्ट लेता है, जितना रेट पे वो इंटरेस्ट लेता है उससे कम रेट पे वो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो उसकी इनकम यानी कि प्रॉफिट हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ ये लैंडिंग ही करता है और कुछ नहीं करता, नहीं, इन्वेस्टमेंट भी करता है, लेकिन लैंडिंग में इसका पैसा ज़्यादा लगता है। अब हम क्या है, अब बैंक के पास जो पैसा होता है फिर वो बैंक को पैसा कैसे देता है, जो लोगों ने जमा किया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति ने पैसा जमा किया है वो रोज रोज तो पैसा लेने आ नहीं रहा है कि आज साल आज ही सारा पैसा मांग लूंगा। विड्रॉइंग हैबिट यानी पैसा निकालने की आदतों के आधार पर बैंक अपने पास कुछ कैश रिजर्व रखता है और उससे उनकी नीड्स को पूरा करता है। अगर फिर भी उसे एक्स्ट्रा नीड पड़ती है तो वो आरबीआई से पैसा लेता है ना। अब लोन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो हम बहुत सारे अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस हैं, जिसमें क्या है, दो तरीके के क्रेडिट सोर्सेज हमने पढ़े, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सोर्सेज में हमारा बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, संस्थाएं आती हैं, ठीक है। और हमारा इनफॉर्मल सोर्सेज में मनी लेंडर हैं हमारे, या हमारा विलेज ट्रेडर्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर ट्रेडर्स हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब लोग आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और कई बार व्यक्ति जो है पुराना लोन जो है नहीं चुका पाता है और नया लोन उसको मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें से फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान क्या है, दिन पर दिन कर्जा बढ़ता चला जाता है। कई बार व्यक्ति को अपनी ज़मीन वगैरह भी बेचनी पड़ जाती है, फिर भी वो पे ऑफ नहीं कर पाता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में क्या है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन बहुत हाई होती हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, गारंटी भी देनी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर करनी होती हैं, ठीक। तो यहाँ अगर हम बात करें तो फॉर्मल सेक्टर से जो में आ जाते हैं बैंक वगैरह, जिनकी बहुत सारी अलग अलग बैंक के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशंस भी अलग होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग होता है। अब हमने कई सारे केस स्टडीज भी पढ़े थे जिसमें हाउस लोन वगैरह के बारे में बात किया था। कुछ कोलैटरल चाहिए होता है बैंक्स को, है ना, बैंक कोलैटरल के रूप में आपका कुछ भी प्रीशियस जो भी होता है ना, वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो इस तरीके से जो है वो चलता है। अब हमने ये भी पढ़ा कि जो रिच हाउस होल्ड है उन्हें आसानी से जो है वो लोन मिल जाता है क्योंकि उनके पास कोलैटरल होती है। पुअर हाउस होल्ड को नहीं मिल पाता है आसानी से लोन क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होती है। लेकिन
उसके अलावा दूसरी चीज़ें बहुत सारी टीएनसी हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो पुअर हाउस होल्ड के लिए जो है ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने ये पढ़ा, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्रेडिट जो है अगर वो आसानी से पुअर सेक्शन को जो है अवेलेबल हो जाए आसान कंडीशंस पे, तो बहुत सारे गरीब व्यक्ति जो है वो बहुत चमत्कार कर देंगे विकास में, विकास के क्षेत्र में बहुत चमत्कार कर देंगे, ये हमने पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे और इन शर्तों को आसान बना दे तो हमारे देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर की जगह फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाए क्रेडिट के लिए, तो भी हमारे देश का विकास हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। इस पूरे लेसन के हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है, 1 to 13 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके लिए मैं आंसर्स आपको कल सेंड कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे क्लास ग्रुप में पूछ लीजिएगा।